कभी सोचा है कि एक भूवैज्ञानिक संरचना एक पवित्र स्मारक भी हो सकती है? आज हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पानी के नीचे की एक ऐसी ही जगह की, एक ऐसी रिज जहां विज्ञान, आस्था और विकास ये तीनों आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए इस दिलचस्प रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसके कई नाम हैं। पश्चिमी नक्शों में इसे एडम्स ब्रिज कहा गया, तो वहीं करोड़ों लोगों के लिए ये है पवित्र राम सेतु। तो सवाल ये है कि आखिर पानी की सतह के नीचे है क्या? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले तो इसका साइज ही देख लीजिए। ये रिज भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक करीब 29 किलोमीटर तक फैली है। अंदाजे के लिए ये मैनहट्टन आइलैंड की लंबाई से भी ज्यादा है। सोचिए जरा। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, ये बहुत विशाल भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कुल वॉल्यूम लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर है। अब इसे ऐसे समझिए कि गीजा के ग्रेट पिरामिड को 400 बार भरने में जितनी रेत और चट्टान लगेगी, उतनी इसमें है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर का लगभग 99.98% हिस्सा पूरी तरह से पानी के नीचे है, हमारी नजरों से छिपा हुआ। इसका मतलब जो हमें ऊपर से दिखता है, रेत के वो छोटे छोटे टीले, वो तो असल में पानी के नीचे बसे एक बहुत बड़े पहाड़ की सिर्फ चोटियां हैं। सही मायनों में ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। तो विज्ञान के हिसाब से देखें तो ये कोई इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। हजारों सालों से समुद्र की लहरों ने रेत और मिट्टी जमा करके इसे धीरे धीरे बनाया, और तब जाकर यह शानदार अंडर वाटर ब्रिज तैयार हुआ। लेकिन जहां विज्ञान को रेत और लहरें दिखती हैं, वहीं करोड़ों लोगों को कुछ और ही नजर आता है। उनके लिए ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल फीचर नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र पुल है, राम सेतु। ये नाम सीधे हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण से आता है। कथा के अनुसार ये वही पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था, ताकि वो अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से छुड़ा सकें। ये आस्था और उम्मीद का प्रतीक है। और यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। सदियों से नाविक और मैप बनाने वाले इस ब्रिज को जानते थे। उन्होंने इसे फारसी में सेतु बंधाई और ब्रिटिश नक्शों पर एडम्स ब्रिज जैसे नाम दिए। मतलब हर कोई इसकी अहमियत को मानता था। तो अब हमारे सामने दो बहुत मजबूत नैरेटिव हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा धार्मिक। और आज के जमाने में ये दोनों सीधे सीधे टकरा गए। और इस टकराव की वजह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसे सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट कहा गया। आइडिया ये था कि जहाज़ों के लिए एक शॉर्टकट बनाया जाए ताकि उन्हें पूरा श्रीलंका घूमकर न जाना पड़े। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें इस पुल के ठीक बीच में से रास्ता काटना पड़ता। बस फिर क्या था, इस बात पर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। धार्मिक समूहों ने इस पवित्र स्थल को बचाने के लिए याचिकाएं डाली, और ये कानूनी लड़ाई पहुंच गई भारत के सुप्रीम कोर्ट तक, जिसने आखिर में सारी खुदाई पर रोक लगा दी। लेकिन ये कानूनी लड़ाई सिर्फ विकास बनाम आस्था की नहीं थी। इसने इस पुल के भविष्य को लेकर 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने रख दिए। ये असल में एक 3 तरफा टकराव है। एक तरफ है विकास के समर्थक, जो आर्थिक तरक्की चाहते हैं। दूसरी तरफ है धार्मिक समूह, जो एक पवित्र स्थल को बचाना चाहते हैं। और फिर एक तीसरा पक्ष भी है, एनवायरमेंटलिस्ट्स का, जो एक जरूरी प्राकृतिक बैरियर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग विकास की बात करते हैं, उनका तर्क है, देखिए, साइंस कहता है कि ये नेचुरल है, तो फिर ये आर्थिक विकास के रास्ते में आने वाली एक रुकावट है और इसे हटा देना चाहिए। वहीं धार्मिक नजरिए से देखें तो तर्क ये है कि आस्था और विरासत की कीमत आर्थिक फायदे से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका मानना है कि कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। और फिर एक तीसरी और शायद अनपेक्षित आवाज भी उठी, इकोलॉजी की। वैज्ञानिकों और यहां तक कि जजों ने भी यह कहना शुरू किया कि 2004 की सुनामी के दौरान इस पुल ने एक नेचुरल बैरियर का काम किया था, जिसने तट को बचाया। इसे तोड़ना मतलब भविष्य की आपदाओं को सीधा सीधा न्योता देना है। और चिंता सिर्फ सुनामी की नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने यह भी चेताया कि खुदाई से नाजुक कोरल रीफ्स तबाह हो सकती हैं, मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, और तो और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जरूरी मिनरल डिपॉजिट्स को भी खतरा हो सकता है। और इसी वजह से आज ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ये पुल आज भी वहीं है, आस्था, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की ताकतवर शक्तियों के बीच फंसा हुआ एक तरह के गतिरोध में।
तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर किसी जगह की तकदीर का फैसला कैसे किया जाए जब वो एक ही समय में एक जियोलॉजिकल फीचर भी हो, एक पवित्र स्थल भी हो और एक इकोलॉजिकल शील्ड भी? विकास को विरासत और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ कैसे बैलेंस किया जाए? इस पुल का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है।